Hello everyone, I welcome you all at this platform EcoZone. Myself Nitesh Kumar, PGT Economics. Today we will read about the topic energy और ये टॉपिक जो चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है हम सभी को एनर्जी के बारे में। जैसे ही बात आती है एनर्जी की तो दो टॉपिक्स या दो क्वेश्चंस हमारे सामने आते। द फर्स्ट वन इज व्हाई डू वी नीड एनर्जी, एनर्जी हमें क्यों चाहिए। द सेकेंड वन इज इन व्हाट फॉर्म्स इज एनर्जी अवेलेबल, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो किस फॉर्म में एनर्जी जिसे हम यूज करते हैं, जिसे हम डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं, वो किस फॉर्म में होती है। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस दैट वी विल read. Then after we will see what are different sources of energy, what are different sources of energy for electricity generation. Then after we will see what are the challenges for generating the energy and in for the source of the energy. So the first thing is energy. What is energy and what are the features or what are the uses of energy in our daily life. So it is a critical aspect of the development process of a nation. किसी भी नेशन की, किसी भी देश की अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, इसका मतलब एक महत्वपूर्ण योगदान है एनर्जी का किसी भी नेशन के डेवलपमेंट प्रोसेस में, या किसी भी नेशन को डेवलपमेंट करने के लिए जो एक प्रोसेस होता है, उसको डेवलपमेंट का जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, एनर्जी। सो इट इज़ इसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री क्या है, वो इंडस्ट्री के लिए भी इसेंशियल है, और ना सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि अगर आप देखो एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, फार्म इक्विपमेंट्स के लिए, वहाँ पे भी हमें एनर्जी लगती है। ठीक, या आप एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देखो, या फिर आप व्हीकल्स को रन करने के जो मोटर चाहिए वहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए। तो ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है हमें वहाँ पे एनर्जीज की मदद लेनी पड़ती है उसको रन करने के लिए। ठीक, द लास्ट इज इट इज़ रिक्वायर्ड इन हाउस फॉर कुकिंग। आप सिंपल अपने घर में देखोगे तो वहाँ पे जो खाना पकाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमें हीट की ज़रूरत होती है, वो भी एक फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो अगर आप कुकिंग की बात करें या फिर लाइटनिंग की बात करें, हीटिंग की बात करें, तो आपको आग अगर ज़रूरत है या फिर लाइट चाहिए, प्रकाश की ज़रूरत है, ठीक, तो उस चीज़ के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स अबाउट एनर्जी। सो एनर्जी, इज इट क्लियर? ओके, सो now we will move to sources of energy. What are the sources of energy? So आप लोग यहाँ पिक्चर्स में दिख रहे होंगे कि there are sources of energy on different grounds, but on one ground there is two types, that is conventional source of energy and non conventional source of energy. फिर हम लोग देखेंगे वन बाई वन कि conventional और non conventional के बीच में क्या difference है। So right now you just see the pictures. In case of conventional there is coal, there is wood, okay, wood. Then in case of non-conventional there is solar energy, nuclear energy, and there are many others source of energy in conventional. Like in conventional there is petrol, okay, in conventional there is that agricultural waste. Then after there is that dung, dried dung. And in case of non-conventional there is solar energy, there is nuclear energy, there is wind energy, there is tidal energy. So there are many other source of energy in case of conventional and non-conventional. Right now here only two examples have been written. Okay, so now we will move to conventional source of energy. Okay, what is conventional source of energy? हम लोगों ने देखा एग्जांपल्स कि conventional में कोल था, वुड था, देन आफ्टर एग्रीकल्चरल जो वेस्ट होते वो सब। अब है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है, हाउ यू विल, इट हैज बीन रिटन हियर एनर्जी, यू जस्ट रीड हियर एज एनर्जी। सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या होता कि जस्ट चेंज दिस सी विथ जी, ओके, एनर्जी। सो इन केस ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देर आर ट्रेडिशनली जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग बहुत पुराने समय से जो हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं, उसमें आता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें क्या आता है, कोल। बहुत पहले से हम लोग कोल को यूज करते आ रहे हैं, पेट्रोल,
फायरवुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ड्राइड डंग, या और भी ऐसा जो भी हम बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, जो कि मतलब 200 साल, 400 साल, 500 साल से जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं, जिस किसी भी सोर्स का एनर्जी के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका क्या है डेफिनेशन कि द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर यूज्ड ट्रेडिशनली, जो हम लोग ट्रेडिशनली यूज कर रहे हैं जिस सोर्स ऑफ एनर्जी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और उसका एग्जांपल्स क्या क्या है, सो दोज आर कोल, पेट्रोलियम, फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, dried dung, these are okay. Now in case of conventional source of energy, there are two types of conventional source of energy. अब conventional source of energy भी दो प्रकार के होते हैं. The first one is commercial source of energy. जो पहला है वो है commercial source of energy. अब ये commercial source of energy क्या होता है, and the second one is non commercial source of energy. तो पहले ब्रॉडरली हम लोग क्या देखें कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के भी दो टाइप्स हैं, द फर्स्ट वन इज कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द सेकंड वन इज नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। ओके, सो दिस सोर्स ऑफ एनर्जी आर ब्राउट एंड सोल्स। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे बेचा जाता है या खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है, बाउट यानी कि बाई किया जाता है, या सोल्ड या सेल मतलब बेचा जाता है, किसी को बेच दिए। ठीक, सो कमर्शियल आइटम्स का मतलब ये होता है कि जिसको हम खरीदते हैं या बेचते हैं। दोज गुड्स आर कॉल्ड कमर्शियल गुड्स विच आर आइदर बाउट और सोल्ड। सो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी में वो सारे क्वांटिटी आएंगे, वो सब गुड्स आएंगे जिसे हम किसी से परचेज करते हैं या तो हम किसी को सेल करते हैं। ठीक, द सेकेंड पॉइंट इज दिस सोर्स ऑफ एनर्जी आर जनरली एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। ओके, वो एक लिमिट अमाउंट में है, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाएगा। ठीक, या ऐसा कहें कि उसको बनने में बहुत समय लगता है, हजारों लाखों ईयर्स लगते हैं उसको बनने में फिर से। तो अगर हजारों लाखों समय लगता है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक बार उसको कंज्यूम कर जाएंगे तो फिर तो हमें तो वो नहीं मिलेगा, फिर वो एक लंबे समय के बाद बन के आएगा, बहुत लंबे समय के बाद। ठीक, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल। वो खत्म हो जाता है, उसको बनने में बहुत समय लगता है। ठीक, so commercial source of energy which are bought and sold, and the second point is these source of energies are exhaustible। ये खत्म हो जाता, एग्जॉस्ट हो जाता। Examples for this commercial source of energy are coal, petroleum, electricity. So this type of energy that is coal, petroleum are basically commercial source of energy. Electricity is just form of electricity we generate through coal and different other sources, water. So these are commercial source of energy. The second is under conventional source of energy. The second type is non-commercial sources of energy. The first one was commercial under conventional source of energy. Okay, the second one is non-commercial sources of energy. Now what is this non-commercial sources of energy? So these sources of energy are found in nature or forest. Non-commercial है, इसको बेचा या खरीदा नहीं जाता। ये क्या है कि नेचर में प्रेजेंट होता है, ये जैसे फॉरेस्ट में प्रेजेंट होता है, नेचर में हमारे आसपास मौजूद होता है। ठीक, अभी क्या है कि हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें इस पे भी ध्यान देना है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें इसको भी तो फिर से मान लो फायरवुड है, लकड़ी है, तो जो लकड़ी सूख गई, जो लकड़ी सूखी हुई है बिल्कुल, मतलब उसको अब वो ग्रो नहीं कर रहा जो लकड़ी, तो हम उसका यूज कर सकते हैं अपना एनर्जी के लिए। बट अगर हम देखें कि कुछ ग्रीन प्लांट्स ही हैं, अगर हम उसी को अगर कट करके सुखा कर और उसको एनर्जी के लिए यूज करते हैं, सो दैट इज नॉट गुड। सो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं उस बात पे जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। सो नॉन कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है, दिस सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर फाउंड इन नेचर। ये क्या होता है, नेचर में पाया जाता है और फॉरेस्ट में ये सब चीजें पाई जाती है। दिस सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल। ऐसा तो बात सही है कि जो नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब कि वो फिर से जनरेट हो जाएगा। ठीक, एक लकड़ी को, एक प्लांट को अगर आप कट करते हो तो फिर से अगर आप पौधा लगाते हो तो 2 साल 3 साल 4 साल में वो फिर से पौधा आ जाता, फिर से वो बड़ा पौधा बन जाता है। बट इट टेक्स एटलीस्ट 4 years बिफोर कटिंग द प्लांट्स, एटलीस्ट यू शुड डू प्लांटेशन। ओके,
एक टाइम वहाँ भी लगता है, रिन्यूएबल तो है बट कुछ टाइम यहाँ भी लगते हैं, तो हमें प्लांट कट करने से पहले हमें प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि एक कम टाइम में हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं हम उसको पूरा कर सकें। ठीक, इसका एग्जांपल्स क्या क्या इसके अंदर आता है, फायरवुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ड्राइड डंग, ये सारा कुछ क्या है आप देखते होंगे कि पर ईयर एग्रीकल्चर में फार्म होता है, तो जो धान है, गेहूं है, जब उसका हम लोग धान गेहूं को जब बाहर कर लेते तो क्या होता है कि वो फिर वेस्ट बच जाता है, तो हम लोग उसका यूज करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। फायर जो लकड़ी होता है, जो सूखी हुई लकड़ी है, जो भी प्लांट्स जो बिल्कुल सूख गए या वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उसका यूज कर लेते हैं, सो दैट्स ओके। बट ग्रीन प्लांट्स को कट करके और हम लोग उसको एनर्जी उससे हम लोग एनर्जी और लेते हैं, तो वो गलत बात है। So this is the second types of conventional source of energy, that is non-commercial source of energy, which are not bought, not sold. These are available in nature, these are available in the forest, and which are renewable, that is it is renewed again and again within a short period of time, for 2 years, 3 years, these source of energies are renewed. That's why these are called renewable source of energy. Now let's come to the second broader topic, that is non-conventional source of energy, non-conventional sources of energy। अब ये non-conventional sources of energy क्या है, तो जो फर्स्ट वन था conventional sources of energy, उसमें क्या देख रहे थे हम लोग कि वो जो लोग ट्रेडिशनली जो हम लोग एनर्जी जनरेशन के लिए जो हम लोग चीज़ों का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ट्रेडिशनली हम लोग यूज करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या है, मॉडर्न सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जो मॉडर्न एरा में हम लोग जो यूज कर रहे हैं उस जनरेशन के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, दिस इंक्लूड्स सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और भी बहुत सारी एनर्जी, बायोमास जो हम लोग यूज करते, वो सारा कुछ क्या कहलाता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो मॉडर्न एरा में अभी हम लोग एनर्जी जनरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। India has almost unlimited potential for producing all the above energy if some appropriate cost-effective technology that are already available are used। ये बात कहा जा रहा है कि अगर जो भी हमारे पास अभी पोटेंशियल है इंडिया का, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कब, अगर हम जो भी मेरे पास टेक्नोलॉजी अगर हम उसको अच्छे से यूज कर सके, अगर इफिशिएंटली अगर हम उसका यूज करते हैं, यानी कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि अभी तो हम लोग देखते हैं कि जो थर्मल एनर्जी है उसका पार्टिसिपेशन, उसका जो एक कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो बहुत ज़्यादा है। बट आने वाले टाइम में देखेंगे कि हमारा चूंकि इंडिया का पोटेंशियल नॉन जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरेट करने का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोस्टल एरियाज आपको देखेंगे कि 3 साइड से जो हमारा कंट्री को कवर करता है, वाटर है, तो जो भी आपका विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, हम इन सब से हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल द एबव एनर्जी। ठीक, लेकिन कब, जब जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उसका एफिशिएंटली अगर हम लोग यूज करते हैं। नाउ दीज आर अदर टाइप्स ऑफ non-conventional sources of energy, that is solar energy, wind energy, hydro energy, geothermal energy, biofuel, biogas energy. So these are non-conventional sources of energy. Now different sources of electricity generated in India according to 2019 data। तो आप इस टेबल में देख रहे होंगे कि अगर कोल के थ्रू देखते हैं तो वो है 53.6%, यानी जो थर्मल एनर्जी, जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है जिसके अंदर आता है आपका सोलर, विंड, टाइडल एनर्जी, ये सारा कुछ, वो है आपका 35.9%। वही अगर आप बात करो इधर 2016 का, तो ये जो कोल है वो 65% उसका शेयर हुआ करता था। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी करो तो वो 17 to 20% हुआ करता था। बाकी जो उधर बच गया आपका डीजल है, लिग्नाइट है, न्यूक्लियर है, तो ये सारा रेशियो भी अब इंक्रीज हमें करने की जरूरत है। जिस तरह से कोल का रेशियो घटा है और ये रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, वैसे ही आने वाले समय में ये डाटा जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो उसका पार्टिसिपेशन और इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया का उसमें पोटेंशियल है और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी मूव करता। अगर आप कोल का यूज करते उससे क्या होता, धुआं वगैरह होता, पानी करते तो वाटर पॉल्यूशन होता। सो दीज आर द थिंग्स। सो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है आने वाले समय में। वहीं आप देखो ये जो डाटा है 2029 to 2030 का जो एक एस्टिमेशन है हमारा कंट्री का, इंडिया का, वो क्या है कि कोल को हमें 50% पे ले आना है, जो आपका
ये देखिए इधर सोलर एनर्जी 23%, विंड एनर्जी 12%, हाइड्रो 8%, बायोमास 1%, गैस 2%। तो अब आप देख सकते हैं कि सोलर और विंड मिलाकर कितना हो गया, 23 + 12 35। ओके, सो 35% हो गया इधर किससे, जो रिन्यूएबल है या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, या जो बायोमास 1% और उसमें ऐड करिए, गैस 2% है। ठीक, तो ये सारा कुछ हमें आने वाले समय में 2029-2030 तक एक एस्टिमेशन है कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है या फिर जो कहें कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम उससे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करें, हम उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सके। सो दिस इज द डाटा अबाउट फॉर फ्यूचर 2029-30 का ये एस्टिमेशन है कि हमें इस लेवल तक पहुंचना है। और अब देख रहे होंगे कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसका कितना ज़्यादा हम पार्टिसिपेशन देख के चल रहे हैं कि हमें उतना ज़्यादा इंक्रीज करना है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है कि हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं जो इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसमें, कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है डिफरेंट सेक्टर से, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। वो इस तरह से है कि जो पहला जो समस्या है हमारे पावर सेक्टर्स में वो है कि जो इंडिया को अगर ग्रोथ करना है 7% 8% से, अगर जीडीपी को, जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ग्रोथ रेट है, अगर हम चाहते हैं कि वो 7 to 8% इंक्रीज करे, तो जो उसके लिए पावर चाहिए, जो उसके लिए एनर्जी चाहिए हमारे कंट्री के अंदर, वो इनफ नहीं है। हमें वो इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि जीडीपी हमारा बहुत ज़्यादा रेट से ग्रो करे, तो हमें जो पावर है, जो एनर्जी है, उसे भी एक हाई रेट से हमें इंक्रीज करना होगा। द सेकेंड थिंग ये जो इलेक्ट्रिसिटी, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है, वो भी क्या है कि लॉस उसको कभी कभी हो जाती है, क्योंकि उसे समटाइम्स क्या करना होता है कि एग्रीकल्चर के लिए या फिर बहुत सारे लोग जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि उन्हें लॉस सहना पड़ रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है। कुछ लोग क्या करते हैं, चोरी लेते हैं, वो पैसा नहीं पे करते हैं, तो इस केस में उसे लॉस भी देखना पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसे भी अभी मेजर रोल प्ले करना बाकी है, उसे भी अभी बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर से भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उसे भी अभी पार्टिसिपेट करना है, ताकि वो एक इफ़िशिएंट तरीके से रिसोर्स का यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। एफडीआई की ज़रूरत है। एफडीआई का जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको अभी आने की ज़रूरत है, वो और ज़्यादा से ज़्यादा नीड है पावर सेक्टर्स में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सके। द फोर्थ वन इज देयर इज अ जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू हाई पावर टैरिफ्स। हाँ, किसी राज्य में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स उस पर लिया जा रहा है, तो उससे क्या है कि एक आम आदमी में भी अनरेस्ट है पावर सेक्टर्स के केस में, कि ज़्यादा टैरिफ अगर लोग ज़्यादा टैक्स लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर बिल लेते हैं, तो वो एक समस्या लोगों को देखनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। किसी एरिया में प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स, मतलब लंबे समय तक बिजली नहीं रहती है, तो ये भी एक समस्या जो कि आम आदमी को देखना पड़ रहा है। द फिफ्थ वन इज थर्मल पावर प्लांट्स विच आर द मेनस्ट्रे ऑफ इंडियाज। हाँ, जो थर्मल पावर प्लांट्स है, जो कोल का यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जो थर्मल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या है कि उसको रॉ मटेरियल्स की कमी हो रही है, कोल की कमी हो रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम्स है पावर सेक्टर में, कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स भी, क्योंकि जैसा कि बोला कि जो कोल है वो क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक, और वो क्या है, एग्जॉस्टिबल है। वो एग्जॉस्टिबल मतलब कि वो एक समाप्त होगा। तो हम लोग बहुत समय से कोल का यूज कर करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, तो अब वो समय आ गया है कि अब वो सारी चीज़ें घटती जा रही है। जो कोल का हमें अब इम्पोर्ट करना पड़ता है, समटाइम्स वी हैव टू इम्पोर्ट कोल फ्रॉम अदर नेशन। सो कोल की जो मात्रा है, जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए थर्मल एनर्जी में, वो घटती जा रही है। और जैसा कि देखिए कि जो थर्मल एनर्जी है उसका मोर देन 50% शेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, यानी कि अगर कोल घट जाएगा तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोविजन अभी हम लोग प्रोवाइड जो हो रही है वो बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगा। अगर थर्मल एनर्जी नहीं, अगर कोल नहीं मिल पाया, रॉ मटेरियल्स नहीं अवेलेबल हो पाया, सो ये एक प्रॉब्लम बनेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। सो वी हैव टू मूव टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि कोल की कमी होगी, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होंगे,
तो जो थर्मल एनर्जी है वो प्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं रह पाएगा। तो हमें जल्दी से विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब पे वर्क करके, इन सब पे फोकस देकर हमें जल्दी जल्दी उस पर मूव करना चाहिए। और वैसे भी इंडिया का पोटेंशियल उसमें हाई है, हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस। ओके, सो दिस थिंग्स. So this is all about all this topic, energy under infrastructure. So this is it was important for all of you who are watching this video. So this is all about this thing. So thank you. Take care, and we will come with other video in the next class. Thank you.